चलिए विज्ञान के सबसे दमदार आइडियाज में से एक की बात करते हैं, डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, नहीं, ये तो एक जबरदस्त जासूसी कहानी जैसी है। एक ऐसी कहानी जो हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारी पृथ्वी पर जिंदगी इतनी अलग-अलग, इतनी कमाल की क्यों है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही अजीब सवाल से, एक ऐसा सवाल जिसने एक नौजवान चार्ल्स डार्विन को सोच में डाल दिया था। सवाल ये था, ऑस्ट्रेलिया में खरगोश क्यों नहीं थे? मतलब वहाँ का माहौल तो उनके लिए एकदम परफेक्ट था। सुनने में ये एक छोटी सी पहेली लगती है ना? पर असल में यही पहेली एक बहुत बड़े रहस्य का दरवाजा खोलने वाली थी। असल में डार्विन के लिए तो पूरी दुनिया ही ऐसी बायोलॉजिकल पहेलियों से भरी हुई थी। वो जहां भी नजर घुमाते उन्हें ऐसे सवाल दिखते जिनका उस वक्त की साइंस के पास कोई सीधा साधा जवाब था ही नहीं। जैसे उन्होंने एक चीज नोटिस की, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान हैं वो देखने में लगभग एक जैसे हैं, लेकिन वहां रहने वाले जानवर बिल्कुल अलग। और कमाल की बात तो ये है कि इन दोनों ही महाद्वीपों पर यूरोप के घास के मैदानों वाले जानवर भी नहीं थे। तो सवाल बड़ा सीधा था, अगर माहौल एक जैसा है तो वहां रहने वाले जीव जंतु इतने अलग अलग क्यों हैं? अब इन सब सवालों के जवाब चाहिए थे, है ना? तो इन्हें खोजने के लिए डार्विन ने एक बहुत लंबी यात्रा शुरू की, HMS बीगल नाम के एक जहाज पर। और ये कोई आम सफर नहीं था, ये तो जवाबों की एक बड़ी खोज की शुरुआत थी। ये यात्रा शुरू हुई 1831 में और सोचिए पूरे 5 साल तक चली। इस वर्ल्ड टूर के दौरान डार्विन ने ऐसे ऐसे सबूत इकट्ठे किए जिनसे एक ऐसे क्रांतिकारी सोच का जन्म हुआ जिसने साइंस की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। तो इस लंबे सफर पर डार्विन ने सुराग जुटाना शुरू किया, बिल्कुल एक जासूस की तरह। और सबसे पहला क्लू वो मिला जमीन की नीचे से। जी हाँ, एक नेचुरलिस्ट के तौर पर उन्होंने अपना काम फॉसिल्स यानी जीवाश्मों की खोज से शुरू किया। उन्होंने बहुत से पुराने जीवों के ये संरक्षित अवशेष इकट्ठा किए। अब इनमें से कुछ फॉसिल्स तो ऐसे थे जो आज के जानवरों से काफी मिलते जुलते थे, लेकिन कई फॉसिल्स बिल्कुल ही अजीब थे, ऐसे जैसे उन्होंने पहले कभी देखे ही ना हो। तो हुआ ये कि जवाब मिलने के बजाय सवाल और बढ़ गए। इन फॉसिल्स के सबूतों ने डार्विन के सामने 2 बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। पहला, आखिर इतनी सारी प्रजातियां गायब क्यों हो गईं? और दूसरा, इन गायब हो चुकी प्रजातियों का आज की जिंदा प्रजातियों से क्या लेना देना था? और ये जो रहस्य था ना, ये गैलापागोस आइलैंड्स पहुंचकर और भी ज्यादा गहरा हो गया। सही में ये जगह उनकी पूरी यात्रा का सबसे फेमस स्टॉप बनी। एक तरह से कह सकते हैं कि ये इवोल्यूशन की एक जीती जागती लैब थी। यहाँ डार्विन ने एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न देखा। उन्होंने पाया कि अलग अलग आइलैंड्स पर रहने वाले जो विशाल कछुए थे, उनके कवच यानी शेल का आकार अलग अलग था। जैसे कि हुड आइलैंड, जो एक सूखा और बंजर इलाका था, वहां के कछुओं का शेल कुछ इस तरह का था कि वो अपनी गर्दन ऊपर उठाकर ऊंचे पेड़ पौधों तक पहुंच सके। दूसरी तरफ वो आइलैंड्स जहां खूब बारिश होती थी और जमीन पर ही पौधे उगते थे, वहां के कछुओं के शेल का शेप अलग था, जो उस माहौल के लिए फिट था। अब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल था कि कैसे कोई प्रजाति अपने माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेती है, और यही तो नई प्रजातियों के बनने की कहानी की एक अहम कड़ी थी। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए डार्विन को सिर्फ बायोलॉजी से काम नहीं चलने वाला था, उन्हें कुछ आइडियाज बाहर से भी चाहिए थे। पहला बड़ा आइडिया आया जियोलॉजी से, यानी भूविज्ञान से। जेम्स हटन और चार्ल्स लायल जैसे साइंटिस्ट्स ने ये बताया कि हमारी पृथ्वी बहुत बहुत पुरानी है और ये लाखों सालों में धीरे धीरे बदलती रहती है। और बस यहीं पर डार्विन के दिमाग में वो आइडिया आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने सोचा, अरे अगर पृथ्वी लाखों सालों में बदल सकती है तो फिर जिंदगी क्यों नहीं बदल सकती? ये वो पल था जब उन्होंने जियोलॉजिकल चेंज को बायोलॉजिकल चेंज से जोड़ दिया, एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट। दूसरा बड़ा आइडिया मिला एक इकोनॉमिस्ट से, थॉमस माल्थस। माल्थस का कहना था कि किसी भी जीव की आबादी खाने पीने की सप्लाई से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ती है। इसका नतीजा ये होता है कि सीमित चीजों के लिए हमेशा एक स्ट्रगल, एक संघर्ष चलता रहता है। तो अब डार्विन के पास पहेली के सारे टुकड़े थे, जियोलॉजी का आइडिया, माल्थस का आइडिया और उनके अपने ऑब्जर्वेशंस। इन सबको एक साथ रखकर वो आखिरकार अपने महान थियोरी को आकार देने के लिए तैयार थे। तो आखिर ये थ्योरी है क्या?
इवोल्यूशन यानी विकासवाद, ये वो प्रोसेस है जिससे आज के जीव जंतु अपने बहुत पुराने पूर्वजों से धीरे धीरे विकसित हुए हैं। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है वक्त के साथ होने वाला बदलाव। हाँ, पर यह बदलाव होता कैसे है? यहीं पर आता है डार्विन का सबसे बड़ा आइडिया, नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन। चलिए इसे 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, वेरिएशन, मतलब प्रकृति में हर जीव एक दूसरे से थोड़ा बहुत अलग होता है। स्टेप 2, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब जितने जीव जिंदा रह सकते हैं उससे कहीं ज्यादा पैदा होते हैं, तो उन्हें खाने, पीने, रहने जैसी चीजों के लिए आपस में मुकाबला करना पड़ता है। स्टेप 3, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो जीव अपने माहौल के लिए सबसे बेस्ट होते हैं वही जिंदा बचते हैं और अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देते हैं। और स्टेप 4, चेंज ओवर टाइम, ये जो फायदेमंद गुण होते हैं ये अगली पीढ़ियों में पास होते जाते हैं और धीरे धीरे पूरी प्रजाति में बदलाव आ जाता है। डार्विन की यही थ्योरी मॉडर्न बायोलॉजी की नींव बनी और इसकी अहमियत आज भी उतनी ही है। और देखिए, इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए सबूतों का अंबार है। फॉसिल रिकॉर्ड से लेकर दुनिया भर में जानवरों के फैले होने के पैटर्न तक, अलग अलग प्रजातियों में शरीर की बनावट का एक जैसा होना। सोचिए, इंसान का हाथ और चमगादड़ का पंख, दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा है। यहाँ तक कि अलग अलग जीवों के भ्रूण भी शुरुआती दौर में एक जैसे दिखते हैं। ये सब इवोल्यूशन की तरफ ही तो इशारा करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चार्ल्स डार्विन ने बताया कि इस धरती पर जिंदगी की जितनी भी प्रजातियां हैं वो सब वक्त के साथ एक कॉमन एंसेस्टर यानी एक ही पूर्वज से निकली हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि हम सब, चाहे इंसान हो, पक्षी हो या फिर पेड़ पौधे, हम सब जिंदगी के एक ही विशाल पेड़ की अलग अलग शाखाएं हैं। तो डार्विन की थ्योरी हमें जिंदगी के अतीत के बारे में तो बताती है, लेकिन ये इसके भविष्य के बारे में क्या इशारा करती है? देखिए, एवोल्यूशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस हो गई और खत्म हो गई। नहीं, ये आज भी हो रहा है, इसी पल, हमारे चारों तरफ। सोचने वाली बात है ना?